वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर की मदद से हमने अक्टूबर रेवोल्यूशन को तो बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। आज बात करते हैं कि अक्टूबर रेवोल्यूशन के कारण रशियन सोसाइटी में कौन-कौन से बदलाव आने लगे। सबसे पहला, ज्यादातर इंडस्ट्रीज और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया। दूसरा, अब लैंड्स को सोशल प्रॉपर्टी भी बना दिया गया था, क्योंकि बोल्शेविक्स प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल खिलाफ थे। पीजेंट्स को भी राइट्स दे दिए गए कि अब वो नोबिलिटी की लैंड्स को सीज कर सकते हैं। तीसरा, पुराने एरिस्टोक्रेटिक टाइटल्स को बैन कर दिया गया। चौथा, अब रशियन आर्मी और ऑफिशियल्स की न्यू ड्रेसेस डिजाइन की गई। दोस्तों 1918 में एक क्लोथिंग कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज करवाया गया, जिसमें सोवियत हैट को चूज किया गया और इस हैट का नाम रखा ब्यूडेनोव। पांचवा, अब बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल दिया गया रशियन कम्युनिस्ट पार्टी से। जानते हैं स्टूडेंट्स, नवंबर 1917 में बोल्शेविक्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट करने के लिए इलेक्शंस कंडक्ट किए, लेकिन इस बार बोल्शेविक पार्टी को मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं मिल पाया। इसकी वजह से जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविक के आइडियाज को रिजेक्ट कर दिया और इसीलिए व्लादिमीर लेनिन ने इस असेंबली को ही सस्पेंड कर दिया। अब व्लादिमीर लेनिन को भी समझ आने लगा था कि ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से ज्यादा डेमोक्रेटिक बॉडी है। जानते हैं दोस्तों, मार्च 1918 में सभी पुरानी चीजें भुलाकर व्लादिमीर लेनिन ने जर्मनी से समझौता किया। अब बोल्शेविक पार्टी ही ऐसी पार्टी थी रशिया में जिससे ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत के इलेक्शंस में हिस्सा लेने की परमिशन थी। अब सीक्रेट पुलिस ऑफिसर्स को भी रशियन सोसाइटी में रखा गया कि अगर कोई भी बोल्शेविक पार्टी के आइडियाज को अपोज करने की कोशिश करे तो उसे बहुत ही पेनफुल पनिशमेंट दी जाए। ट्रेड यूनियंस को भी अब बोल्शेविक पार्टी ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, शुरुआत में आर्टिस्ट और राइटर्स को भी लगने लगा कि बोल्शेविक पार्टी तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन धीरे धीरे इन लोगों का ज्यादा फायदा नहीं हो पाया, क्योंकि व्लादिमीर लेनिन सेंसरशिप के रूल को फॉलो करते थे। अब दोस्तों, हमने अक्टूबर रेवोल्यूशन के आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में भी जान लिया है। शुरू करते हैं आज का सेकंड टॉपिक, द सिविल वॉर। स्टूडेंट्स, रशियन एम्पायर को मेनली सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज यानी कि ग्रीन्स और प्रो सारिस्ट यानी कि व्हाइट्स ही कंट्रोल करते थे। जब बोल्शेविक्स ने लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन का डिसीजन लिया, तब रशियन आर्मी दो हिस्सों में बट गई। पीजेंट्स और सोल्जर्स ने इस डिसीजन को सपोर्ट किया, लेकिन नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट, लिबरल्स और जो लोग मोनार्की सिस्टम में मानते थे, उन लोगों ने इस डिसीजन को पूरी तरीके से अपोज किया। इन लोगों का साथ दिया फ्रेंच, ब्रिटिश, अमेरिकन और जापानीज आर्मी ने। जानते हैं दोस्तों, इन सभी ने मिलकर बोल्शेविक्स के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी और इस वॉर का नाम था द सिविल वॉर। सिविल वॉर की वजह से रशिया में फेमाइन और लूटिंग की प्रॉब्लम्स बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। कुछ समय बाद प्रो सारिस्ट ने पीजेंट्स के अगेंस्ट बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, स्पेशली उन पीजेंट्स के अगेंस्ट जिन्होंने नोबिलिटी की लैंड सीज करी थी। इसे देखते हुए रशिया में फिर से बोल्शेविक पार्टी के लिए सपोर्ट बढ़ने लगा और 1920 में बोल्शेविक पार्टी ने फिर से रशियन एम्पायर पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। जानते हैं, बोल्शेविक पार्टी की इस जीत के पीछे नॉन रशियन नेशनलिस्ट और कुछ जाडिस्ट का बहुत ही मेजर रोल रहा है। कुछ ही समय बाद दोस्तों, बोल्शेविक पार्टी ने कुछ लोकल नेशनलिस्ट को बहुत ही बुरी तरीके से मारा और इसे देखकर सभी लोग चौंक गए कि आखिर बोल्शेविक पार्टी चाहती क्या है। इस गलती को सुधारने के लिए बोल्शेविक पार्टी ने सोवियत यूनियन बनाई, जिसे हम यूएसएसआर भी कहते हैं, और यहाँ पर लोकल नेशनलिस्ट को हिस्सा लेने की पूरी तरीके से फ्रीडम दी गई। डिस्कस करते हैं द मेकिंग ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी के बारे में। दोस्तों, सिविल वॉर के दौरान
बोल्शेविक्स ने इंडस्ट्रीज और बैंक्स को नेशनलाइज ही रखा। पीजेंट्स को भी अपनी लैंड कल्टीवेट करने का राइट दिया गया। एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग सिस्टम एस्टैब्लिश किया जिसमें ऑफिशियल्स ने रशियन इकोनॉमी के लिए 5-ईयर प्लान्स बनाने का डिसीजन ले लिया। फर्स्ट 2-ईयर प्लान्स में इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने ही गुड्स के प्राइसेस सेट किए। जानते हैं दोस्तों, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की वजह से अब इकोनॉमी में बहुत ही ज्यादा बदलाव आने लगे थे। सबसे पहला, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, स्पेशली ऑयल, कोल और स्टील के केसेस में। दूसरा, न्यू फैक्ट्रीज अब बनने लगी थी, लेकिन इसकी वजह से वर्कर्स की लिविंग कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। एक सिटी जिसका नाम था मैग्नीटोगोर्स्क, वहां पर स्टील प्लांट बनाने में 3 साल लग गए और 3 सालों तक वर्कर्स की लिविंग कंडीशंस बहुत ही ज्यादा खराब रही। तीसरा, स्कूलिंग सिस्टम डेवलप किया गया फैक्ट्री वर्कर्स और पीजेंट्स के लिए। चौथा, क्रेच भी बनाई गई ताकि विमेन वर्कर्स को अपने बच्चों को हैंडल करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। पांचवा, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम अब बहुत ही कम प्राइसेस में मिलने लगा। और अगला बदलाव आता है वर्कर्स क्वार्टर्स में। जानते हैं, वर्कर्स के लिए अब बहुत ही अच्छे क्वार्टर्स भी बनाए गए। बात करते हैं स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन के बारे में। दोस्तों, 1927 से 1928 के बीच सोवियत रशिया में फूड ग्रेन्स की सप्लाई बहुत ही ज्यादा कम हो गई। इनफैक्ट पीजेंट्स ने गवर्नमेंट के सेट किए हुए प्राइसेस पर फूड ग्रेन्स को बेचने से मना कर दिया। व्लादिमीर लेनिन की जगह अब स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी को लीड करने लगे। स्टालिन ने कहा कि बिग फार्मर्स ने फूड ग्रेन्स को छुपा के रखा हुआ है ताकि मार्केट में जैसे ही फूड ग्रेन्स के प्राइसेस बढ़ जाएं, तो ये सभी लोग फूड ग्रेन्स को बेचकर बहुत सारा पैसा कमा सके। स्टालिन ने कहा कि स्पेकुलेशन के आइडिया को कम करना पड़ेगा और छुपाई हुई फूड ग्रेन्स को ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए कुछ पार्टी मेंबर्स के साथ मिलकर स्टालिन ने फूड प्रोड्यूसिंग एरियाज पर निगरानी रखना शुरू कर दिया। कुछ रिच फार्मर्स यानी कि कुलाक्स पर अटैक भी किया गया। लेकिन दोस्तों, इन सब के बाद भी रशिया में फूड ग्रेन्स की सप्लाई इंक्रीज नहीं हो पाई। इसीलिए स्टालिन ने कलेक्टिवाइजेशन ऑफ फार्म्स का आइडिया दिया। स्टालिन ने कहा कि सभी पीजेंट्स के पास इंडिविजुअली बहुत ही कम लैंड है, इसीलिए सभी पर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो क्यों ना सभी पीजेंट्स से लैंड्स ले ली जाएं और एक बड़ा मॉडर्नाइज फार्म बनाया जाए जिसे सिर्फ स्टेट ही कंट्रोल करे। इस आइडिया को नाम दिया गया स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। 1929 के बाद सभी पीजेंट्स को कलेक्टिव फार्म्स में काम करने के लिए फोर्स किया जाता। इस प्रोग्राम के मुताबिक सभी पीजेंट्स को मिलकर कलेक्टिव फार्म्स यानी कि कोल खोज पर काम करना था और इससे जितना भी प्रॉफिट हो वो सभी में इक्वली ही डिवाइड होता। जो भी पीजेंट इस पॉलिसी के अगेंस्ट जाने की कोशिश करते तो उन्हें पनिशमेंट दी जाती। इनफैक्ट कुछ पीजेंट्स को तो रशिया से भी निकाल दिया गया। थोड़े ही टाइम बाद कुछ पीजेंट्स ने स्टालिन से रिक्वेस्ट किया कि वो सोशलिज्म के आइडिया के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन वो किसी रीजन की वजह से कलेक्टिव फार्म्स में काम नहीं करना चाहते। इसीलिए स्टालिन ने पीजेंट्स को इंडिविजुअल कल्टीवेशन की परमिशन दे दी। लेकिन दोस्तों, स्टालिन अभी भी इस डिसीजन से पूरी तरीके से सहमत नहीं थे। कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम के बावजूद रशिया में फूड ग्रेन्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई। इनफैक्ट 1930 से 1933 के बीच बैड हार्वेस्ट के कारण 4 मिलियन लोग मारे गए। इसकी वजह से रशिया के लोगों ने कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम और सोशलिज्म के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाई और रिजल्ट ये था कि 2 मिलियन लोगों को जेल और लेबर कैंप्स पर जाना पड़ा। आज के टॉपिक को भी हमने बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हमें द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर के बारे में बात करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।